हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18। चैप्टर 18 इसका शीर्षक है टोपी। टोपी यानी जो सिर का टोपी होता है या सर का ताज होता है, या उस टोपी को मान सम्मान का प्रतीक भी कहा जाता है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम पढ़ते हैं चैप्टर की ओर। एक थी गवरिया यानी गोरैया, और एक था गौरा यानी नर गोरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खेतों से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपुटा झुटपुटा होते ही खेतों में आ घुसते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते। तो एक एक गवरिया यानी गोरैया, जो मादा जो लड़की चिड़िया, जो फीमेल चिड़िया, जो गोरैया, और एक था गौरा यानी नर यानी मेल मेल गोरैया। जो आदमी, जो बोलते हैं ना नर और मादा, माने कि ये लड़का चिड़िया गौरा और ये लड़की चिड़िया गोरैया। तो दोनों एक दूसरे के बहुत साथी थे, जहां भी जाते ये लोग साथ जाते, साथ ही हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते एक साथ दाना चुगते, सुबह होते ही निकल जाते, फिर शाम को आ जाते। और जब थकान मिटाते और सारे दिन का जो भी वो लोग देखते वो एक दूसरे से बांटते, बातें करते। एक शाम को गवरिया बोली गौरा से कि आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते, कितना फपता है उन पर कपड़ा। वो जो लड़की चिड़िया वो बोलती है लड़का चिड़िया से, जो गोरैया से, कि जो गवरिया बोलती है कि आदमी को देखते हो वो लोग कितना कलरिंग कपड़े पहनते, वो लोग को कितना सुंदर लगता है। तो खाक फपता है, गबरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने। तो गवरा जो लड़का चिड़िया है वो बोलता है कि खाक अच्छा लगता है, वो पहनने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत माने कि सुंदर नहीं दिखता। लगता है आज लटजीरा चुग गए हो, गवरिया बोल पड़ी। तो गवरिया जो लड़की चिड़िया बोलती, लगता है तुम लटजीरा खा के आए हो इसलिए तुम्हारी जबान ऐसे फिसल रही है, ऐसे बोल रहे हो। तो कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। तो गौरा बोलता है कि क्या क्या खूबसूरत पहन लेता आदमी, कपड़े पहने तो और बदसूरत दिखता है। तो गवरिया बोलती कि लगता है तुमने लट जरा खाया। तो गवरा बोलता है कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की जो खूबसूरती वो क्या है, ढक जाती है। अभी जैसे कि तुम मेरे सामने हो, लड़का चिड़िया उसको बोले तुम मेरे सामने हो, तुमको तुम्हारा सब कुछ सेफ कित कैसा है, सब कुछ मुझे दिखता, मेरे आंखों में चमक है वो देखकर। हाँ, और तुम अगर कपड़े पहन लोगी तो तुम्हारी जो भी खूबसूरती, जो बनावट है वो सब ढक जाएगी कपड़े से, ऐसे बोलता है। तो कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता आदमी। तो गवरिया बोली कि कपड़ा सिर्फ आदमी शरीर ढकने के लिए नहीं, मतलब कि सुंदरता के लिए नहीं करता है। मौसम की मार मतलब कि कोई सीजन से बचने के लिए, गर्मी सर्दी ये सब से बचने के लिए आदमी लोग कपड़ा पहनते हैं। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनने ते ही पहनने वालों की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। तो गवरा बोला कि तू समझती नहीं है कि कपड़ा पहनकर मतलब कि बरसात गर्मी ये सब, जो ठंडी ये सब, जो वो लोग की जो एक शक्ति होती है वो भी
कम हो जाती, इसको मतलब कि ये झेलने की जो एक शक्ति होता है ना मानव में, भगवान ने ऐसे ही दिया, झेल सकता है। जैसे जानवर लोग बिना कपड़े के वो रहते हैं, लेकिन वो झेल सकते। इंसान तो कपड़ों के साथ उनका एक पावर भी जो कैपेसिटी था पहले, अब नहीं है, अब कपड़े के बिना वो लोग नहीं सकते, तो वो भी चली जाती है शक्ति, वो बोल रही है। प्लस कपड़ा पहनने से आदमी का क्या उसका कंडीशन है, उसकी हैसियत क्या है, वो अमीर कितना गरीब वो भी पता चल जाती है, ऐसे बोल रहे, चल जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरिया बोली, नित नए निवाज सिलवा लेता है, सिलवाता रहता है। फिर भी गवरिया बोली, फिर भी तो आदमी बाज नहीं आता, वो तो कपड़े सिलवाते ही रहता है। यह नीरा पोंगापन है, गवरा बोला। आदमी तो लिबास ले से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता, अपन तो नंगे ही भले। तो जो गवरा गवरा बोलता है कि ये तो बेकार का पोंगापन है। ये आदमी को जो वो कपड़े पहनता है वो लाज ही नहीं रखता, साथ में वो क्या है कि जो उसका हाथ पैर चलने जो काम होता है, काम करने वाला जो हाथ है उसको भी वो मोजे से ढक लेता है, और जो सर में लट होती है उसको भी वो टोपी से ढक लेता है। हम लोग तो भाई नंगे ही अच्छे, ऐसे करके वो गवरा गवरिया को बोलता है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरिया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। तो गवरिया बोले, उनका सर में टोपी कितना अच्छा लगता है मैंने आदमी लोगों के, तो वो कहती है कि मुझे भी, मेरा भी मन है टोपी पहनने को होता है। तो टोपी तू पाएगी कहाँ से, गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितने टाट टाट उछल उलट जाता है, जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती, मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार इसीलिए सक्की, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया तो ठान लिया, उसको भी जीवन का लक्ष्य मान लिया, कहा गया जहाँ चाह वहीं रहा। मामूल मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फहा मिला, मिल गया। गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। तो क्या हुआ, गवरा बोल रहा है कि टोपी टोपी तो क्या है आदमी में राजा पहनता है, और टोपी के लिए कितने मने टाट उठल उलट जाता है, मतलब कितना तख्त भी उलट जाता है। और अगर थोड़ी सी टोपी से मतलब जरा सी अगर गलती हुई तो टोपी उछल जाती है, मतलब टोपी का मतलब है इज्जत, इज्जत उछल जाती है। और कभी कभी ये टोपी माने ठीक रहे, इसी फिक्र में लोग कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, माने कितना को वो लोग बुद्धू बनाते हैं, या कितना को और उनकी जो मूर्ख बना के बहुत कुछ लूट लेते हैं, ऐसे करके रखते हैं। तो वो गवरिया को समझाता है कि तुम इस चक्कर में मत ही पड़ो तो ठीक रहेगा। तो गवरा था थोड़ा समझदार और थोड़ा शक्की भी था, और जबकि गवरिया जो थी वो जिद्दी और धुन की पक्की, उसने ठान लिया कि उसने लक्ष्य मान लिया कि नहीं, उसको टोपी चाहिए तो टोपी ही चाहिए। तो बोलते हैं जहाँ चाह है वहीं राह है, अगर आपकी इच्छा हो तो वहां रास्ते निकल ही जाते हैं। तो मामूल के मुताबिक अगले दिन उसी के जो बात वो लोग की हुई, बहस हुई, उसके दूसरे दिन ही बात घूरे पर चुगने निकले। दोनों जब दाना चुगने के लिए निकले तो चुगते चुगते उसे रुई का एक फाह मिला, मिल गया। गवरिया मारे खुशी के घूरे घूरे पर लौटने लगे, मतलब कि जब वो दाना चुग गया तो उसको बहुत वहां में एक रुई का बड़ा जो फाह टुकड़ा है वो मिला, और वो खुशी से लौटने लगी कि उसको मिल गया, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं ना, ये जो गवरिया ली है। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिहा कर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर धर दिया। तो वो बोलती मिल गया, गवरा बोलता अरे क्या मिल गया, तो उसने कहा कि मुझे टोपी का जो टोपी बनाने के लिए जुगाड़ मिल गया। तो वो सामने में उसके जो रुई का फाहा उसको मिला था वो रख दी।
तेरे जैसे ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ छूटकर गिर गया था। चाबुक हाथ लगते ही वो बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वो बावरा ताउम्र यही रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाये से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? तो जब गवरिया बोली तो गवरा बोलता है कि तुम्हारे की तरह एक और भी बावरा था। मैंने कि बावरा मतलब एक कहा जाए तो पागल की तरह ऐसे कहा जाता है। तो उसे भी रास्ते में चलते चलते एक चाबुक मिल गया। हाँ, चाबुक तो बहुत अच्छा था और लचकदार, माने कि एकदम सॉफ्टनेस लिए बहुत अच्छा था। तो किसी घुड़सवार के हाथ से वो गिर गया था। तो वो जैसे ही उसको हाथ लगा उसको वो चिल्लाने लगा जो बावला कि चाबुक तो मिल गया, लेकिन बाकी जो बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। तो अब ये तो रास्ते में उसे पड़े मिले थे। तो वो सब काम धंधा छोड़ के बावरा क्या हो गया, सारा उम्र वो बस यही रटता रहता था कि बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम चीन। तो वही उसको उदाहरण देते हुए कहता है कि तेरा भी वही हाल है। तुझे तो रुई का फाहा मिल गया है, लेकिन इसको कैसे टोपी तक बनाना है, कैसे टोपी बनाना है, ये कुछ तुझे अच्छा अता पता है? रुई का फाहा मिलने से हो गया, ऐसे कहता है। बस देखते जाओ। अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई। बड़े मुनुहार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। तो यहाँ गवरा बोलता है कि तू कैसे बनाएगी, तुझे कुछ पता होता है? तो गवरिया बोलती, देखो आप देखते जाओ कैसे बनाती हूँ। तो वो रुई का फाहा लेके एक धुनिया जो रुई को धुनता है ना, जो सॉफ्ट बनाता है, उसके बाद ही पिल्लो या रजाई जो बनती, तो उसके पास जाके बोलती है, धुनिया भैया आप मुझे मेरे जो रुई का फाहा है उसको आप धुन दीजिए। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वो कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र ना करो भई। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया। आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी। तो इसके लिए सपना ही था, वो झट तैयार हो गया। घर घर चौ उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे, उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरिया ने। तो जो गवरिया लेके दुनिया के पास गई और दुनिया को बोली, दुनिया भैया आप इसके धुन दीजिए। तो दुनिया बोला कि तू आ गई कहाँ से, मैं तो राजा जी का काम कर रहा हूँ और यहाँ का। और वो जो दुनिया था उसकी हालत बहुत खराब थी, फटे हाल में था, मतलब उसके खुद के लिए ही सामान नहीं थी। तो वो चिड़िया को, गवरिया को बोलने लगा, तू कहाँ से आ गई, मैं देख नहीं रही, मैं राजा जी का काम कर रहा हूँ। तो एक तो राजा ऐसा है कि वो कुछ मतलब कि देता नहीं है, जो मैंने बहुत कम उसको मजूरी देता है जो काम करता है, और तू आ गई फोकट में धुनिया धुनाने, ऐसे बोले। तो गवरिया बोले कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी तुमको फ्री में नहीं कराऊंगी, मैं आपको जो भी मेरा रुई का फावा है वो आप धुन दीजिए और आधा आप ले लीजिए, आधा मुझे दे दीजिए। तो ये सुनने पर वो जो दुनिया बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको आज तक इतनी अपनी मतलब काम के लिए इतना मजूरी, मैंने काम करने का जो वर्क का उसका जो पैसा है उतना कभी नहीं मिला कि 16 में से 8, मतलब पूरा मान लो कि पूरा हाफ उसको मिल जाएगा। तो वो फट से तैयार हो गया और फटाफट उसने धुन के दे दिया और हाफ खुद रख लिया और हाफ उसे दे दिया। इससे उत्साहित गौरा गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। तो कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक
धुस्सा डाल दिया था। वो बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मलार गाने की। तो भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरिया अचरज से बोली। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ की चलन? खट मरे बरधा बैठ खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लुगाई भुआई भी तो बहुत है, इसी में उसका भी काम होता है। हाँ, मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। गवरिया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। तो वो जब सूत काटने के लिए रुई से जो सूत यानी जो धागा बनाते हैं उसके बाद ही उससे कपड़े बनेंगे। तो सूत काटने के लिए कोरी के पास जाते हैं तो कोरी भी वही बात बोलता है कि मैं राजा जी का काम कर रहा, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? और कोरी की हालत भी अच्छी नहीं थी क्योंकि उसे भी उसके काम के अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। तो वो बोला, मुझे भाई राजा जी के काम करने हैं, तुम आ गई, तुम चलो यहाँ से भागो, ऐसे करके बोलते हैं। तो गवरिया अचरज में बोलती कि यहाँ में सिर्फ सबको क्या राजा जी के कपड़े, मतलब राजा जी के लिए ही काम करने हैं। तो वो बोलता है कि हाँ राजा जी के लिए काम करने हैं। उनके यहाँ बहुत सारे जो उनकी पत्नियां हैं उनके लिए भी होता है। तो फिर यहाँ गवरिया बोलती है कि आप प्लीज मुकरो मत, आप मना मत करो, आपको मैं इसका पूरा आधा दे दूंगी, जो भी आप सूत करेंगे उसका आधा आप ले लीजिए और आधा मुझे दे दीजिए। तो ऐसा कहते तो कोरी भी तैयार हो गया। उसका वाजिब मजूरी पर काम ना करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसने तकली चरखी ताता धैया करने लगा। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। जब कोरी को भी उसने डबल मतलब कि हाफ पूरा दे देगा उसका जो भी सूत होगा तो वो खुश हो गया कि इतना मजूरी तो उसको आज तक नहीं मिला था। उसने भी जल्दी जल्दी करके तन तन करके तकली चरखी ताता थैया करने लगा, मतलब फटाफट उसने सब करके महीन धागे तैयार करके सूत काट के उसने दिए। और लच्छेदार सूत काट के उसने दिए। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरास करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। तो जब उसका जितना 2 स्टेप रुई को धुनाना उसके बाद सूत बनाना ये पार हो गया तो गवरिया को और हिम्मत आ गया आगे का वो अब कपड़ा बुनने के लिए। तो वो कपड़ा बुनने के लिए वो बुनकर जो बुनता है कपड़ा सूत से उसके पास जाके बोलती है, बुनकर भैया आप मेरे इस सूत से कपड़ा बना दो। तो बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा। हटते हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी ही देर बाद राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गए। तो बुनकर के पास गई तो वो भी वही बोलता है कि मुझे जाओ यहाँ से, कहाँ से आए, हटो यहाँ से, मुझे देखते नहीं, मुझे अभी राजा जी के कपड़े ये बागा बुनना है। और उसके जो भी काम करने वाले अभी मेरे पास मांगने हाजिर हो जाएंगे। तो ऐसे करके बोलने लगते हैं और वो अपना बनाने में फिर मशगूल हो जाता है। तो इसे बुन दे भैया, गवरिया ने सहसा संजोकर कहा, हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा सौदा बुरा नहीं, वो तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसने करघा चलने लगा, ठरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा उन्होंने। तो जब बुनकर को भी बोली कि आप मना मत करिए, आप बन के हाफ आप रख लीजिए और हाफ मुझे दे दे। तो वो भी खुश हो गया, उसको भी ऐसे मजूरी नहीं मिली थी। तो फटाफट उसने भी अपना जो करघा वो चला के ढर के वो मतलब कि जो बनाते उससे वो फटाफट तैयार करके उसका कपड़ा तैयार हो गया और उसने आधा रख लिया और आधा गवरिया को दे दिया।
गवरिया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वो एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो तो यहाँ नहीं, यहाँ से। दर्जी रोज से बोला। देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी के माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आ भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरिया बोली, इसे बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। तो मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार ना होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में ना रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदनों वाली। वाकई तू तो रानी लग रही। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गवरिया ऊंची उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। तो वो गवरिया है कि दर्जी के पास गई। दर्जी ने भी सेम चीज कहा कि तू यहाँ से जाएगी या नहीं, मुझे जो रानी के 10वां बच्चा हुआ उसके लिए कपड़े सिलने हैं और तू यहाँ से जा। यहाँ कोई वो जो भी काम है, काम के अच्छे पैसे देता भी नहीं है, ऊपर से मेरे इतने काम करने हैं। वो अपने माथे से पसीने पोंछने लगा। तो गवरिया बोली कि मैं फ्री में कोई काम नहीं कराऊंगी, आप इसको सिल दीजिए, बल्कि 2 टोपी बना लीजिए, एक आप रख लीजिए और एक मुझे दे दीजिए। तो ये देखकर दर्जी को भी खुशी हुई और उसने फटाफट कैंची से काटी और अच्छे से सुई डाल के फटाफट सिल दी उल्टा। और 5 जो अच्छे से स्टिक देके उसको सुंदर डिजाइन भी उसमें डाल दी स्टिक से, ये स्टिच करके। तो फिर वो और गवरिया खुश हो गई और टोपी पहनने लगी। देखो देखो, तो गवरा देखकर बोलता, वाकई तू रानी लग रही है। तो बोलती, रानी नहीं, मैं राजा। अब मेरा मुकाबला कौन करेगा, ऐसा बोलने लगती। टोपी पहनते ही उसके मन में एक हुलूस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। जब उसके वो टोपी पहना तो उसके मन में एक इच्छा हुई कि जाके मैं राजा के पास देखूं और देखूं कि राजा के लिए इतने लोग जो काम करते हैं, कहाँ कैसा क्या है, वो लेके जायजा लूं। ऐसा करके वो जाती है और उड़ते उड़ते मैं महल का जो सामने में जो ऊंची वो होती है, वहां पे वो जाकर बैठ जाती है कंगूरे। तो वहां में देखो, यहाँ में ये चित्र में देखो, राजा है और उसके यहाँ जो खिड़की से यहाँ से पेड़ की डाल में देखो ये चिड़िया टोपी लगाई है। तो उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुआ से खुली धूप से फूलों की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त नंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था तो दूसरे हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली पर बुद्धि काट रहा था। गवरिया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो वो वहां जो राजा के महल के वहां सामने गई, पहाड़ पर, बगीचे के उधर, और वहां खुले में राजा जो है वो मालिश करवा रहा था। कोई उसके सर की मालिश कर रहा था, कोई बदन की चंपी कर रहा था, कोई उसका उंगलियां फोड़ रहा था, कोई उसके पीछे में दबा रहा था। तो ये उसको देख के जो गवरिया कंगूरे से चिल्लाई, मेरे सिर पर देखो टोपी है और राजा के सिर पर टोपी नहीं है। मालिश करवाते राजा की नजर गवरिया से टकराई। गवरिया के सिर पर फुन्नेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वो तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जल्दी, जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपने सिर ढकते चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन ली। देख ली फदगुदी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू किया।
राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। तो जब वो चिल्लाने लगी तो राजा ने सुना, तो राजा ने फट से अपने जो भी काम करने उसको बोला मेरी टोपी लाओ, और फटाफट वो लोग टोपी लाए और राजा पहनने लगा। तो वो जब पहनने लगा तो फिर वो बोलने लगी गौरैया कि देखो देखो मेरी टोपी में 5 फुदने हैं और इसकी टोपी में नहीं है, राजा की टोपी में नहीं है। तो राजा बेहद हेटी महसूस है, राजा को इस चीज में थोड़ा हेटी मतलब कि उसको थोड़ा ये हुआ, वो राजा है और चिड़िया ने ऐसे बोला और राजा होके भी उसके टोपी में फुदने नहीं है। तो इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वो बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पखने नोच दो, सिपाहियों देर न करो। तो राजा को ये सुन के बहुत गुस्सा आया कि मैं एक राजा हूँ और मेरे सामने एक चिड़िया ऐसे बोल रही है, उसकी इतनी हिम्मत। तो बोल रहे इस जाओ इस चिड़िया के गर्दन को मसोड़ दो। तो सिपाही लोग जल्दी जाओ, देर मत करो। तो क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए, मच्छर मार कर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गंवरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वो टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी के पैरों से मसलने की ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वो जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में किसने बनाई, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो वो हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मालिन राजा की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना, नाक की मानिद। राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बता। तो राजा ने जब सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसका ये टोपी लाओ, उसको मैं पैर से मसल देता हूँ उसको, मतलब कि इतना राजा को गुस्सा आया। तो सिपाही लोगों ने उसका जो चिड़िया का गवरिया का टोपी ले लिया। लेके फिर राजा उसको पैर से मसलने जा रहा था, लेकिन उसका डिजाइन देख के राजा को इतना अच्छा लगा कि उसको मसलने का मन नहीं। वो सोचा मेरे राज्य में इतना सुंदर टोपी किसने बनाए। तो पता लगाने की राजा है तो पता लगा ही लेगा, पता लगा लिया। तो दर्जी आया, तो दर्जी ने कहा इतनी अच्छी कपड़े थे कि उससे ये टोपी अच्छी बनी। तो फिर उसने ये जो कपड़े जो बुनकर करता है, बुनकर से उसने बुनकर को बुलवाया। तो बुनकर आया, वो भी बोल रहा है कि माफ कर दो अन्नदाता, तो वो कारण बताओ क्यों इतना अच्छा बुना है। तो वो बोलता है कि इसकी जो सूट थी इतनी महीन और इतनी अच्छी लच्छेदार थी, तो इसीलिए बनी कपड़े। तो इतना महीन सूट किसने काटा, राजा ने पूछा। तो तो गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं बजावत। वो भी जब कोरी को बुलाया गया, वो भी बोलता माफ कर दो महाराज, हाँ मुझे मुझे जान बख्श दो। तो बोलता कारण बताओ। तो उसने कहा रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी, बिजली की तरह राजा की आवाज का। तो गुस्से में राजा बोला कि इतना अच्छा जो रुई था, तो रुई को किसने धुना। तो हाँफते पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खमान अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गंवारिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। तो राजा सोचा मेरे राज्य में इतना अच्छा बनाने वाला कौन है। तो ऐसे करके एक के बाद एक निकल गया। बाद में लास्ट में जो दुनिया को बुलाया, जिसने रुई का फाहा को अच्छे से धुना। तो उसने राजा को बोला तुम चारों ने इतना अच्छा किया, कभी तुमने मेरे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया। तो आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार।
हमारे लिए अब तक तो जो काम किया उसमें इतनी नफ़ासत क्यों नहीं थी? तो बोला कि तुम अभी तक जो तुमने हमारे लिए काम किया वो अब तक क्यों इसमें ये इतना बारीकी, इतना मतलब खूबसूरती क्यों नहीं आया? तो अभय दान दे तो बोलूँ सरकार, तो दुनिया ने बोला अगर आप हम लोग को जीवन दान दे देंगे तो हम आपको बताएँगे। तो चलो दिया, राजा ने बोला तो ठीक है दिया, बोलो बताओ। तो महाराज इस गवारिया ने जो काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती कि उसके बाद पास बहुत कुछ है, वो कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो आधा दे देती। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आ जाती सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में उँगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुका है, बेगार की नहीं है ये। गँवरिया फिर चिल्लाने लगी, वो राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। तो यहाँ राजा को वो जो दुनिया बोलता अगर आप मेरी जान बख्शेंगे तो मैं बता देता हूँ। तो बोलता ठीक है बख्श दिया बोलो। तो दुनिया एक के बाद एक बोलने लगा। इसने जिसको भी काम करवाए हैं सबको इसने आधा पूरा जो सामान था उसका आधा दिया। तो चाहे वो दुनिया को, चाहे कोरी को हो, चाहे दर्जी को। तो इसीलिए काम में अपने आप ही जो क्या बोलते हैं सुंदरता आ जाती है और चीज़ अच्छी बन जाती है। तो ऐसा तो राजा ने कभी नहीं किया था। तो ये सुन के जब चिड़िया जो है गँवरिया बोलती देख लो, मैंने कोई फ्री में नहीं बनाए, मैंने जो किया है पैसे देकर ही किया है। हाँ, राजा तो इतना पैसा वाला होके भी कंगाल है, मतलब कि एकदम कंगाल है, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि एक टोपी भी इसके लिए अच्छे से नहीं बनती, इसलिए इसने मेरी टोपी छीन ली, ऐसे करके गँवरिया बोलने लगी। राजा को वाक़ई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की पोल खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता है। इतना ऐशो-आराम, इतनी लस करी, इतने लवाज़िमे का बोझ खजाना सँभाले भी तो कैसे? तो जो चिड़िया ने बोला वाक़ई सही था। राजा सोचने लगा ये इसको कैसे मालूम चला? मेरा इतना कंगाली हालत है। हुँ, और इसने इतनी सुंदर टोपी बनवा ली और मेरी इतनी सुंदर टोपी है ही नहीं। तीसरा इसको कैसे पता चला मेरा खजाने में इतना पैसा नहीं है? अब राजा का इतना सारा खाने वाला, इतनी रानी, इतने बच्चे सबको और उस राजा ऐशो-आराम में रहता, तो उसको देखने में तो खज़ाना खाली ही हो जाएगा। हुँ, कहाँ से आएगा? और कितना सारा वो कर लगाता है, कितना टैक्स लगा के भी उसका जितना भी करने से उसका खज़ाना खाली ही रहता है। क्यों? क्योंकि लोग को ऐशो-आराम का आदी है, इतना में तो पैसे खर्च हो जाते हैं ना, तो इसीलिए राजा का ये हाल है। तमाम लोग निकल आए, वो अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, "ये मुँहफट तो राजा को बेपर्दा ही करके दम लेगी।" राजा तो खुद घबरा जा झट से बोल पड़ा, "इसकी टोपी वापस कर दो।" सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंकुरी की और हवा में उछाल दी। गंवारिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़-उड़ कर कहने लगी, "ये राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुँहफट के मुँह लगे? क्यों मंत्री जी?" कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो राजा तो खुद घबरा गया, तो उसने फट से क्या किया, झट से बोला, "इसका टोपी को वापस कर दो।" क्योंकि सब लोग देखने लगे, अब राजा की पोल तो ये खोल खोल देगी, तो कहा, "इसकी टोपी वापस कर दो।" गवरिया को ऐसे करके उछाल दिया तो उसने टोपी पहन ली और फिर उड़ के भी उसका मुँह बंद नहीं हुआ। उसने बोला, "ये राजा तो बहुत डरपोक है, इसने मेरी टोपी डरपोक है इसने मेरी टोपी वापस कर दी। अब इस मुँह फट के जो ऐसे बोलते रहते हैं उसका मुँह कौन लगे?" ये कह के राजा हँसने लगा और मंत्री को बोलने लगा और खुद का टोपी ऐसे पकड़ के रखा। बस इतनी सी कहानी है। संजय के द्वारा ये दी गई है। तो इस कहानी से हम ये ये भी देखते हैं कि जो एक मानव और एक चिड़िया की मतलब कि जो उसकी सोच और इंसान की सोच अलग ही होती है और
चिड़िया का अलग ही है। इंसान जो बुद्धिमान होता है वैसे ये नहीं होते। प्लस ये भी दिखाया है कि अगर आप जो जैसा काम करते हैं उसकी जो मेहनत है, उसकी मेहनत मज़दूरी देनी चाहिए। हाँ, उसको उसका हिसाब का उसको मेहनत मज़दूरी नहीं मिलेगी तो वो काम में भी वो गुणवत्ता और वो सफाई और वो खूबसूरती नहीं आएगी। अगर आप उसको मज़दूरी नहीं दोगे, उसका जो काम करता है, चाहे वो सर्वेंट हो या कुछ भी आप बनवाते हैं, उसकी मुँह माँगी उसको उसको जो मेहनत की अगर उसको कमाई नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ में भी फ़र्क दिखता है। तो उस तरह से इंसान का जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। तो इस कहानी के द्वारा यही दिखाया है। और कोई दिक्कत हो तो आप बोलिएगा। यहाँ क्वेश्चन में गवरिया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरा को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? तो गवरिया और गौरा के बीच इस बात पे बहस हुई कि गवरिया बोलती है इंसान लोग जो कपड़े पहनते हैं कितने अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगे पहनते। तो गौरा बोलता है कि खाक अच्छे लगते हैं कपड़े पहनकर, तो वो उनकी खूबसूरती ढक जाती है। उनका जो शरीर का आकार आकृति जो ढांचा है वो दिखाई नहीं देता। तो बिना कपड़ों के ही खूबसूरती होती है, गौरा ये बोलता है। और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर क्या मिलता है? कैसे मिला? गवरिया जो है उसको उसकी इच्छा होती है कि जैसे इंसान टोपी पहनते हैं, वो भी टोपी पहने और उसकी इच्छा ये पूरी करने का अवसर तब मिलता है जब दाना चुगते-चुगते उसे एक रुई का फहा मिल जाता है। तो वो उसको लेके धुनिया, कोरी, बुनिया और दर्जी के पास जाके ये इच्छा पूरी करती है। गवैया और गवरे की बहस की तर्कों को एकत्र करें, उन्हें संवाद के रूप में लिखें। तो इसको क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी चैप्टर्स में दिया है। जो गवरा क्या बोलती है, फिर गवरिया क्या बोलती है, उसको संवाद में यानी कन्वर्सेशन टाइप में लिखना है। जैसे गवरिया दिया या 2 डॉट दे दिए, उसके बाद आपको जैसे यहाँ में दे दें, तो जो लिखा है चैप्टर्स में जैसे कि देखते हो ना इंसान कपड़े पहनते तो उन पे कितने फँकते। तो गवरा बोलता है कि खाक फँकते हैं, उससे तो खूबसूरती ढक जाती है। इस टाइप में आपको संवाद में इसमें लिखना है। तो तीसरा क्वेश्चन है टोपी बनवाने के लिए गंवरिया किसके पास गई? टोपी बुनने के तक के एक-एक कार्य को लिखें। तो जैसे कहानी में टोपी बनवाने के लिए गंवरिया सबसे पहले धुनिया के पास गई और उससे धुनाई और आधी रुई दे दी। उसके बाद वो कोरी के पास गई, कोरी ने उसके सूत काटे और अच्छे से वो लच्छेदार बनाए। उसको भी उसने आधे सूत दे दिए। उसके बाद वो बुनकर के पास गई, बुनकर को भी उसने आधे देने के लिए कहा जो भी कपड़े बुनेंगे। तो वहाँ पर उसके बुनकर ने बुन दिए। उसके बाद वो लेकर दर्जी के पास गई। दर्जी ने भी उसके 2 टोपी बनाए, उसमें से 1 खुद रखा और इसे दिए और अपनी तरफ से 5 खुदने लगा दी। तो इस तरह से आपको ये लिखने हैं। चौथा है गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए? तो गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने अपनी तरफ से जोड़ दिए क्योंकि गवरिया ने उसको टोपी बनाने के लिए उसके पूरे आधे दे दिए। जो भी कपड़ा से वो टोपी बनाए 2 टोपी बना के 1 टोपी उसे रखने दिए, इसे दिए। तो इतनी मजूरी तो उसको आज तक कहीं नहीं मिली थी। तो यहाँ तक कि राजा के लिए काम करता था तब भी नहीं मिली। तो वो उसने खुशी से अपने तरफ से 5 फुदने जड़ दिए थे। तो यही इसका उत्तर है और कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक बोलिएगा।